दोस्तों जैसा कि सीटेट हिंदी का मैराथन आपने देख लिया होगा और नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पे उससे रिलेटेड मॉडल पेपर जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हिंदी पेडागोजी के जितने क्वेश्चन है इसमें हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो पैसेज वाले क्वेश्चन आपके हैं उसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे अगले मॉडल पेपर में। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों किस तरह से कम टाइम में जो है आप पैसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से करना होगा, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें से पूछा गया है कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। सेकंड देख लेते हैं। बी दिया है लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है, ये तो नहीं होगा। सी दिया गया है लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है, ये भी नहीं होगा। डी दिया गया बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट दोस्तों, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, ऑप्शन ए में दिया गया है कम से कम 2 से 3 वर्डों वाले सरल शब्द पढ़ पाएं। बी है आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। और सी दिया गया है प्रति मिनट 45-60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। डी है प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्डों वाले सरल शब्द पढ़ पाएं, ये नहीं होगा। बी है आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। ऑप्शन बी दोस्तों ये करेक्ट होगा। और दोस्तों निपुण भारत से काफ़ी क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछे गए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो है निपुण से रिलेटेड जो है जितने क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और इसका जो पूरा डिटेल है, मैं जैसा कि क्वेश्चन में आ रहा है जिस टाइप का क्वेश्चन मैं बताते हुए चल रही हूँ, फिर भी जो है अलग से मैं वीडियो दूंगी ताकि एक जगह आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। बी है सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। सी है विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। डी है दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे श्रवण कौशल की बात की गई है। तो सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। ऑप्शन बी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। एक बालिका जो है वो अपने पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया गया है बारीकी से पठन। बी है गहन पठन। सी है सरसरी तौर पर पठन। डी है विस्तृत पठन। तो दोस्तों जैसा कि वो अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ी है तो इसमें जो है विस्तृत पठन होगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विस्तृत पठन की अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पे विस्तृत पठन में जो पाठक होता है अपनी रुचि के विषय की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों, समाचार पत्रों वगैरह, पत्रिकाओं, इन सारी चीज़ों को पढ़ता है। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। ऑप्शन ए में दिया गया है मानस मंथन। बी है समीक्षा करना। सी है संपादन। डी है पुनरावृत्ति। जैसा कि दिया गया है कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। तो दोस्तों वो जो है मानस मंथन का युक्ति का अनुसरण करेगी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मानस मंथन की बात करें कि ये होता क्या है, तो ये शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचार या समाधान का स्फुटन किया जाता है।
इसका जो अर्थ होता है मानस मंथन का, यही होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? ऑप्शन ए में दिया गया है पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, बी है पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, सी है पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना, डी है पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट हुआ है, इससे पहले के भी शिफ्टों में पूछा गया था। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुकरण जो है कर सकती है, वो इसमें बताना है। ठीक है, तो पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, ये नहीं होगा। बी दिया गया पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, ये जो है दोस्तों इस युक्ति का जो है अनुसरण कर सकती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं, क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए में दिया गया है प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, बी दिया गया है प्रवाह के साथ श्रुतलेख, और सी है डिम्ब शिराड यानी मूक अभिनय, डी है जिज्ञासा श्रुतलेख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ये क्या कहलाएगा? तो प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री नहीं, प्रवाह के साथ श्रुतलेख ये भी नहीं होगा, डम्ब शिराड ये भी नहीं होगा, जिज्ञासा श्रुतलेख जो है दोस्तों ये जो है इसका क्या कहलाएगी? तो ये जिज्ञासा श्रुतलेख कहलाएगी। तो ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम है। दोस्तों जैसा कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा तो निपुण से क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही पूछा गया है और एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन जो है निपुण से पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने की पूरी संभावना है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो ये तो नहीं होगा। बी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये जो है दोस्तों ऑप्शन बी वाला ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका पूरा नाम पूछा गया है तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक विद्यार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है, वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच के संभाव्यता या अंतराल को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए में दिया गया है भाषा अर्जन उपकरण, बी है आरंभिक साक्षरता, सी है सादृश्यीकरण, डी है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पे भाषा अर्जन नहीं होगा, आरंभिक साक्षरता भी नहीं होगा, सादृश्यीकरण नहीं होगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जैसा कि यहाँ में क्वेश्चन में ही आप देख पा रहे होंगे वयस्क की मदद की बात की गई है। ठीक है, अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है, कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ई में दिया गया है विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए, बी है विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए, सी है विद्यार्थियों को हस्तमुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए, डी है अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन ए दोस्तों जो है विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? ऑप्शन ए में दिया गया है बबलाना 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण, बी है बबलाना 1 शब्दीय वाक्य चरण, 2 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण, सी है 1 शब्दीय वाक्य चरण, बबलाना 2 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण, डी है 1 शब्दीय वाक्य चरण, 2 शब्दीय वाक्य चरण, बबलाना संक्षिप्त वाक्य चरण। कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, सही क्रम जो है वो बताना है। तो इसका सही क्रम जो होगा दोस्तों पहला ही होगा, बबलाना 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है?
ऑप्शन ए दिया गया है लेवाइग्स्की, बी है नोम चॉम्स्की, सी है जीन पियाजे, डी है जीरो ब्रूनर। दोस्तों ये विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन जो है नोम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोम चॉम्स्की को भाषा विकास का जो है जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक जो है किसका आकलन करेगा? ऑप्शन ए उच्चारण, बी व्याकरण, सी है प्रवाह, डी है शब्द भंडार। तो दोस्तों ये जो है किसका आकलन करेगा? शब्द भंडार का आकलन करेगा। ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ, बी दिया गया है आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ, सी दिया गया है अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो, डी है दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। जो नहीं की जानी चाहिए वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें पढ़े गए पाठ से शब्दों का अर्थ बताओ, ये जो है नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वो कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है, यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। नहीं रख पाता है ये बताना है। ये जो है भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है डिस्पेक्सिया, बी है डिस्फेजिया, सी है डिसरथ्रिया होगा दोस्तों, यहाँ पे ये था है डिसरथ्रिया होगा यहाँ पे, डी है डिसकैलकुलिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पहला भी अगर इससे पहले के शिफ्ट का अगर आपने पेपर देखा होगा तो इसमें मैंने बताया था कि डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, इन सब से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं आएगा, ये सब में अगर जैसे मैथ की बात करें गणित में तो डिसकैलकुलिया पूछ लिया जाता है, और डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया ज़्यादातर हिंदी में पूछा जाता है। जो लैंग्वेज आपका, जो चाहे आपने इंग्लिश लिया हो या फिर आपका संस्कृत हो या फिर उर्दू हो, जो भी लैंग्वेज होगा तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है। तो अगर आप ये टॉपिक तैयार करेंगे ना तो आपके यहाँ से 3-4-5 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं, तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिस्पेजिया। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है, ये भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। वहीं डिस्से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रथम भाषा, बी है द्वितीय भाषा, सी है गृह भाषा, डी है मातृभाषा। तो दोस्तों द्वितीय भाषा को जो है अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। तो ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं बी वाला द्वितीय भाषा, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः ऑप्शन ए में दिया गया है अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं, बी है नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं, सी है नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, डी है ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः जो है ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए। तो ये ऑप्शन ए वाला जो है ये करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? किसके अंतर्गत इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है रचनात्मक उपागम, बी है आदेशात्मक उपागम और सी है वर्णात्मक उपागम, डी दोस्तों ये जो है मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, डी आपका ये है संरचनात्मक उपागम। ठीक है, डी वाला जो है आपका ये ए में रचनात्मक उपागम है, बी है आदेशात्मक, सी है वर्णात्मक और डी आपका है संरचनात्मक उपागम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा बी वाला, यानी आदेशात्मक उपागम के अंतर्गत जो है लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किसमें? आदेशात्मक उपागम में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही रचनात्मक उपागम की अगर हम लोग बात करें जो फर्स्ट में दिया गया है, रचनात्मक शिक्षण एक ऐसी विधि है जिसे छात्र के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल को इस्तेमाल किया जाता है, किसमें? रचनात्मक उपागम में। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आदेशात्मक उपागम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है अभिग्रहण, बी है अनुकूलन, सी है मूल्यांकन, डी है समीक्षा।
तो दोस्तों देखिए, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे जो है अनुकूलन कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिग्रहण की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो दोस्तों देखिए आशुबेल ने यह सिद्ध किया है कि अभिग्रहण जो है रट कर ही नहीं बल्कि समझ कर भी हो सकता है। और इसमें दो प्रकार का अभिग्रहण जो होता है, एक रट कर और दूसरा होता है अर्थपूर्ण अभिग्रहण यानी सीखना। तो इससे रिलेटेड, अभिग्रहण से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, योगात्मक आकलन। ऑप्शन ए में दिया गया है निदानात्मक और उपचारात्मक है। बी दिया गया है विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है। सी है शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है। डी है शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। योगात्मक आकलन पूछा गया है, तो दोस्तों ये जो है निदानात्मक और उपचारात्मक है, नहीं। विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, नहीं। शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, नहीं। शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है समग्र भाषा, बी है रचनावादी, सी है संप्रेषणात्मक, डी है व्यवहारवादी। तो दोस्तों देखिए, समग्र भाषा के उपागम के अंतर्गत जो है किसी बच्चे को कोई शब्दों या कई शब्दों की वर्तनी जो है गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। किसमें? समग्र भाषा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 4 फरवरी 2023 को पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ तक कि सीटेट में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, उनके ऑप्शन तक नहीं चेंज किए जाते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट जुड़ सके। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो ये किस प्रकार का पठन कहलाता है? ऑप्शन ए दिया गया है सरसरी तौर पर पठन, बी है बारीकी से पठन, सी है एक्स्ट्रापोलेशन यानी पाठ्य के बाहर जाना, डी है विश्लेषण। यहाँ पे जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो किस प्रकार का पठन कहलाएगा? तो ये जो है बारीकी से पठन। ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए ना कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो ये जो है बारीकी से पठन कहलाता है। और पठन कौशल को, जैसा कि मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन इस टाइप से आया है तो मैंने बताया है, पठन कौशल जो है निम्न टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्वर पठन है, मौन पठन है, गहन पठन है, व्यापक पठन, ये सारी चीज़ें हैं किसमें हैं? ये पठन कौशल के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, 2 उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं? 2 उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया पठन और लेखन, बी है श्रवण और वाचन, सी है श्रवण और पठन, डी है वाचन और लेखन। तो 2 उत्पादक कौशलों में कौन शामिल है? तो इसमें पठन और लेखन नहीं है, श्रवण और वाचन, वाचन और लेखन। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे, ऑप्शन ए दिया गया है विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं, बी दिया गया है बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, सी है औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, डी है औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं। प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। अपने आसपास, ये जो है पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन बी दोस्तों ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? इसमें से पूछा गया है कि कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है स्वर विज्ञान, बी है आकृति विज्ञान, सी है स्वनिकी और डी दिया गया है वाक्य विन्यास। ध्वनि का उत्पादन और बोध है तो दोस्तों ये स्वनिकी है। ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वर विज्ञान की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो दोस्तों स्वनिकी या स्वन विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। इसका यहाँ से भी क्वेश्चन किया गया है, अगर आपने पिछले शिफ्ट का पेपर देखा होगा तो, क्योंकि 28 दिसंबर से जो पेपर हुआ है सभी शिफ्ट का पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ। अब ये लास्ट है, मतलब कुछ ही शिफ्ट के पेपर बचे हैं क्योंकि 7 फरवरी को लास्ट पेपर हुआ था। तो बस कुछ पेपर आज हम लोग 4 फरवरी को जो हुआ था वो तो सॉल्व कर ही रहे हैं। तो बहुत जल्द जो है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग नहीं देखे होंगे आप लोग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आने वाले जो अगस्त का एग्जाम है इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, बी है विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, ये तो है, ये भी है। विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं।
और डी है विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं, ये भी है। तो आपसे नहीं पूछा गया है कि कौन सा भाषिक ड्रिल का अंश श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है, तो ये विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है। इसमें से पूछा गया है कौन सा उपागम मुख्यतः जो है प्रवाह को समुन्नत करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है संरचनात्मक उपागम, बी है संप्रेषणात्मक उपागम, सी है व्यवहारवादी उपागम, डी है समग्र भाषा उपागम। दोस्तों देखिए, संप्रेषणात्मक उपागम जो है मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है, तो ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक उपागम की अगर हम लोग बात करें तो इस उपागम के अंतर्गत एक संरचना में परिवर्तन आने से इसकी संपूर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, इसका जो है यही अर्थ होता है। मैंने बताया है पिछला, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। तो पाठ के साथ अंतःक्रिया करना ये होगा, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना ये भी होगा, पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना ये भी होगा, प्रत्येक शब्द को पढ़ना ये दोस्तों नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी जो है ये इसका नहीं पूछा गया है, गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। इसमें से पूछा गया है कि अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए दिया गया है लचीलापन का अभाव, ऑप्शन बी दिया गया अध्यापक केंद्रित, सी है बाल केंद्रित, डी है एक ही तरीके पर आधारित। अधिगम योजना के बारे में क्या सही है ये आपको बताना है। तो लचीलापन का अभाव, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से रिपीट होता रहता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे। इसमें से किस आधार पर आप जो है उनका आकलन करेंगे। फर्स्ट दिया गया है भाषा में प्रवाह, सेकंड है विषय वस्तु में निपुणता, थर्ड है विभिन्न लेखकों के कथन, फोर्थ है प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों देखिए, भाषा में प्रवाह जो है इसके आधार पर कर सकते हैं, सेकंड दिया गया है विषय वस्तु में निपुणता, इस पर भी कर सकते हैं, विभिन्न लेखकों के कथन ये नहीं होगा, फोर्थ है प्रस्तुतिकरण शैली। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी में दिया गया है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं। इसमें से पूछा गया है कि कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण, बी दिया गया है मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण, सी है कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना और सारांशीकरण, डी है विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण, ऑप्शन ए जो है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है, यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है। ऑप्शन ए दिया गया है विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, बी दिया गया है विद्यार्थियों को मदद दे रही है, सी है विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है, डी है विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है, यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है। तो दोस्तों विद्यार्थियों को मदद दे रही है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, अध्यापिका जो है वो विद्यार्थियों को मदद दे रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यकता हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है। ऑप्शन ए दिया गया है व्यवहारवाद, बी है संज्ञानात्मक संकेत, सी है अंतःक्रियात्मक, डी है सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसमें जो पूछा गया है यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है। तो दोस्तों ये होगा अंतःक्रियात्मक, ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट दिया गया है श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। सेकंड दिया गया है श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना। थर्ड दिया है कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। इसमें से बताना है कि कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है सामग्री आधारित निर्देश, बी है प्राकृतिक उपागम, सी है मौन तरीका, डी है कार्य आधारित भाषा शिक्षण।
ये दोस्तों देखिए सामग्री जो है आधारित सामग्री आधारित निर्देश होगा। ऑप्शन ए वाला आप देख पा रहे हैं, यही जो करेक्ट आंसर होगा, सामग्री आधारित निर्देश। जैसा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दिया गया है, सामग्री आधारित निर्देश भाषा के बजाय जो है सामग्री पर केंद्रित है। यह जो है दूसरी भाषा शिक्षण के दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, जैसा कि दिया गया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। तो इसमें पूछा गया कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सामग्री आधारित निर्देश पर आधारित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। यहाँ पे बताया गया है कि द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना। बी है विभिन्न प्रकार के श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। सी है अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना। डी है विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। द्वितीय भाषा के अधिगम में विभिन्न प्रकार की जो है श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग शामिल है। तो इसमें ऑप्शन जो बी आप देख पा रहे होंगे, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मनुष्य जो है अपनी भाषा के रहन सहन की कोई दूसरी भाषा सीखकर अपने को सामाजिक संप्रेषण के उन क्षेत्रों से जोड़ सके जिनकी पूर्ति द्वितीय भाषा के माध्यम से ही संभव है। तो बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है। ऑप्शन ए दिया गया है लिखित विमर्श चिंतन। बी है वाचिक विमर्श चिंतन। सी है मुद्रित विमर्श चिंतन। डी है अप्रकाशित विमर्श चिंतन। यहाँ पे बताए गए भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है, तो ये दोस्तों वाचिक विमर्श चिंतन पर बल दे रही है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन ए दिया गया है संरचनात्मक उपागम। बी है मौखिक उपागम। सी है प्राकृतिक उपागम। डी है शब्दकोशीय उपागम। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। तो ये संरचनात्मक तो नहीं होगा, मौखिक भी नहीं होगा, प्राकृतिक भी नहीं होगा, शब्दकोशीय उपागम होगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए शब्दकोशीय उपागम जो है भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। शब्दकोशीय उपागम में भाषा जो है पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती, बल्कि अक्सर पहले से गढ़े हुए बहुत से शब्द समूहों से बनती है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। इसमें से असमान की पहचान करनी है, कौन सा जो है असमान है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। बी है अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। सी है अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है। और डी दिया गया अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो निम्नलिखित में से असमान की पहचान करनी, इसमें से कौन सा असमान है ये आपको बताना है। ठीक है, बच्चे में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। ठीक है, अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है। ठीक है, अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। ये जो है असमान है, ऑप्शन डी वाला यही जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है। ऑप्शन ए दिया गया है रोजर ब्राउन। बी है स्टीफन कैशन। सी है ब्लूमफील्ड। डी है कोविन। प्रकृतिवादी उपागम स्टीफन क्रेशन का सिद्धांत है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे बी वाला ऑप्शन स्टीफन कैशन, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, स्टीफन कैशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए है चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कारण आर दिया गया है पर्याप्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट में दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया गया है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी दिया गया है ए गलत है लेकिन आर सही है।
तो इसमें दोस्तों देखिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें भी ए करके दिया गया है। ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपट्टा यानी कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। बी दिया गया है, संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है, ए सही है लेकिन बी गलत है। बी दिया गया है, ए सही है लेकिन बी गलत है। सी दिया गया है, ए और बी दोनों सही हैं, और डी दिया गया है, ए और बी दोनों गलत है। यहाँ पे दोनों में ऑप्शन ए सही है लेकिन बी गलत है, ए सही है लेकिन बी गलत है, ए बी दोनों ऑप्शन सेम है। ए और बी दोनों सही हैं और डी ए और बी दोनों गलत हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ए और बी दोनों सही हैं, यानी जो ए में दिया गया है ये और बी जो दिया गया है ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, ए और बी दोनों सही हैं। सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन ए सही है लेकिन बी गलत है, ए सही है लेकिन बी गलत है, दोनों सेम दे दिया है, मगर ये आंसर नहीं है। आपका आंसर जो है सी वाला है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? इसमें से पूछा गया है कि एक अध्यापक होने के नाते आपका ध्यान इसमें से किस पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है, विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति। बी है, सभी को एक समान समय देना। सी है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना। डी है, विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। तो किस पर मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ये तो होगा विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, सभी को एक समान समय देना, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, ये नहीं होगा। विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना, ये भी होगा। तो ये नहीं होगा, यानी यही जो है आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है, स्वनिम ज्ञान। बी है, वाक्य विन्यास। सी है, रूपग्राम या आकृति मूलक। डी दिया गया है, वर्तनी विषयक। भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो ये रूपग्राम में यानी आकृति मूलक। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ऑप्शन ए दिया गया है, प्रवाह के साथ पढ़ना। बी है, ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप से पठन। सी है, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना। डी है, पठन के समय विराम चिन्हों और अस्तर शैली का प्रयोग करना। पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक पूछा गया है, तो प्रवाह के साथ पढ़ना ये नहीं होगा। ऊंची स्वर और स्पष्ट रूप से पठन ये भी नहीं होगा। पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना। ऑप्शन सी दोस्तों जो है ये करेक्ट आंसर होगा। पठन की बात करें हम लोग, अगर पठन का अर्थ होता है कि लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, सी वाला, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण, ऑप्शन ए दिया गया है, सभी के द्वारा अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। बी दिया गया है, सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। सी है, सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। डी है, सार्वभौमिक रूप से मान्य कार्य अभ्यास है जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में जाना गया। तो यहाँ पे पूछा गया है, सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण जो है ये इसमें से क्या होगा, सभी के द्वारा अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। नहीं, सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। तो ऑप्शन बी जो है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्री को प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है, उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी न पहुंच सकें। बी दिया गया है, इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सकें और पढ़ सकें। सी है, कक्षा को बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने चाहिए। डी है, पुस्तकालय में लगाने चाहिए जहां शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सकें। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्री का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी न पहुंच सके। तो फिर क्या मतलब है उन सारी चीज़ों का? ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बी है, इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सकें और पढ़ सकें। ये बी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों ये जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बुनियादी साक्षरता एवं गणित FLN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दिया गया है, नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्रवत बनाना। सी है उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं। डी है निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी माध्यम कर देना। इसमें दिया गया है बुनियादी साक्षरता एवं गणित मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना, नहीं। बी है नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्रवत करना, नहीं। सी है उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं। तो ऑप्शन सी दोस्तों जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए बुनियादी साक्षरता और गणित मिशन एक राष्ट्रीय पहल है। FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि बच्चे कक्षा 3 तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। तो सी इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, गीतिका बिहार में रहती थी, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी, वह मैथिली भाषा बोलती है। आप ऑप्शन ए दिया गया है, उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे। बी दिया गया है, आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करे। सी है, आप उससे विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले। डी है, आप उसे हिंदी लेखन के बहुत से अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि उसे हिंदी सीखनी है। ये तो नहीं होगा। ए दिया गया, उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में उन्हें जानने के लिए कहेंगे। ये भी जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी दिया गया, आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे, ठीक है, जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करे। तो ऑप्शन बी दोस्तों ये जो है सबसे बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता? इसमें से जो कौन सा है जिसे पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता? ऑप्शन ए है चित्रकारी, बी है कार्यपत्रक, सी है कक्षा में हुई चर्चा और डी है फोटोग्राफ। कौन सा जो है पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता है? चित्रकारी रखा जा सकता है, कार्यपत्रक रखा जाता है, कक्षा में हुई चर्चा, फोटोग्राफ रख सकते हैं, कक्षा में हुई चर्चा इसको नहीं रखा जा सकता। तो ऑप्शन सी जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छे डैश दिया गया है में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद, बी है प्रारूप, सी दिया गया है पैराज, डी है संपादन। तो एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मुख्य विचार को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है? ऑप्शन ए दिया गया है विस्तृत पठन, बी है सस्वर पठन, सी है गहन पठन, डी है निर्देशित पठन। पठन का दोस्तों देखिए गहन पठन तरीका जो है पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। गहन पठन स्वर और मौन वाचन कौशल की योग्यता का विकास है जिसके माध्यम से अधिक ज्ञान अर्जन किया जाता है। पठन कौशल को जो है मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है और पहला जो है सस्वर पठन है, मौन पठन है और गहन पठन है, व्यापक पठन है। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर होगा गहन पठन। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया गया है एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुंझुने व खिलौने हैं, बी दिया गया है कक्षा में पठन कोना, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी दिया गया है कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि, डी है कक्षा में ऐसा स्थान जहां पर विद्यार्थियों की कापियां, कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सके। कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसे जो है कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये विद्यार्थियों को, ऑप्शन ए दिया गया है व्याकरणिक नियम सीखने में मदद करता है, बी है किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है, सी है पाठ्यपुस्तक के पठन में मदद करता है, डी है कविता और कल्पना परक कहानियां लिखने में मदद करता है। भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियम सीखने में मदद करता है, नहीं किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। ऑप्शन बी दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि,
ऑप्शन ए दिया गया ये दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। बी है अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझाना आसान है क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। सी है विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए। डी है इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, भाषा की बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए जो है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी जो है सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। वाइगोस्की से दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन आपका बनेगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना ही है हिंदी में। ऑप्शन ए दिया गया है सामाजिक अंतःक्रिया, बी है मदद या फिर सहारा देना, सी है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, डी है भाषा अर्जन उपकरण। इसमें से पूछा गया है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं आपको बताना है। तो सामाजिक अंतःक्रिया है, मदद या फिर सहारा देना ये भी है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र ये भी उन्हीं का है, भाषा अर्जन उपकरण ये नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि ग्रामिक या फिर स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया है ध्वनि ग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, बी है बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता, सी है सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना, डी है सही वर्तनी के साथ लिखना। ध्वनि ग्रामिक स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है, तो ये जो है ध्वनि ग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता। ऑप्शन ए जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्लास तो देखते हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, यहाँ तक लाइक भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप ऐसा करेंगे तो मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप वही करेंगे क्योंकि इतने व्यूज़ आने के बाद जो है लाइक बहुत कम रहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर लिया करिए जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब। ऑप्शन ए दिया गया है वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं, बी है बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध प्रवेश के सृजन में भाग लेते हैं, सी है एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं, डी है वयस्क की मदद से सस्वर पठन करते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं, नहीं बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध प्रवेश के सृजन में भाग लेते हैं, नहीं एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है, नहीं। बी है विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है, नहीं। डी है लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं के सीखने के लिए समय नहीं बचता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, बी है बोली और भाषा एक ही है, सी है एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, डी है बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। इसमें पूछा गया भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, ये नहीं है। बोली और भाषा एक ही है, ये भी नहीं करेक्ट होगा। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक भाषा की जो है कई बोलियां हो सकती हैं, भाषा के बारे में सही कथन यही है। और एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं लेकिन एक बोली के अंदर अनेक भाषा नहीं हो सकती है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निपुण क्या है। दोस्तों पिछली बार जो है यहाँ से इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, हर शिफ्टों में लगभग पूछे गए हैं, तो इस पर जो है आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके अलग से मैं वीडियो दूंगी निपुण से रिलेटेड डिटेल में, ताकि उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसे कर लें। ऑप्शन ए दिया गया है यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है, बी है यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है,
सी दिया गया है ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। डी है वह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। तो निपुण क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 कब 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निपुण का अर्थ है, जैसे इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म भी पूछने को आता है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ से अगर फुल फॉर्म भी पूछे तो आप लोग इसे कर लेंगे। और हिंदी में संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता इसको बोलते हैं। ठीक है, निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। और वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। 7 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई है। तो वर्तमान में भी अगर कुछ पूछे तो आप लोग उसे कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्राह्य कौशल कहेंगे, किसे जो है इसमें से ग्राह्य कौशल कहेंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है पठन और श्रवण, बी है पठन और वाचन, सी है लेखन और श्रवण, डी है लेखन और वाचन। निम्नलिखित में से किस ग्राह्य कौशल कहेंगे, तो इसमें से ऑप्शन ए दोस्तों पठन और श्रवण को ही ग्राह्य कौशल कहेंगे। तो ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे हैं ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, पठन कौशल। पठन कौशल की बात करें दोस्तों तो ये जो है लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना ही जो है पठन कौशल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुभाषावाद क्या है। इसमें से पूछा गया है कि बहुभाषावाद क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, बी है कार्यालय भाषा, कार्यालयी भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन, सी है विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषा का शिक्षण अधिगम, डी है विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो बहुभाषावाद क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, बहुभाषावाद जो है ये विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम है। बहुभाषावाद या बहुभाषिकता से तात्पर्य एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से है। किसी बच्चे द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है बहुभाषावाद कहलाता है। तो ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं कि विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, ये जो है बहुभाषावाद क्या है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं। ऑप्शन ए है शिक्षण सामग्री, बी है वास्तविक सामग्री, सी है वास्तविक वस्तुएं, डी है प्रदत्तिकार। तो दोस्तों देखिए, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने जो है वास्तविक सामग्री है। ऑप्शन बी में आप देख पा रहे ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वास्तविक सामग्री के माध्यम से छात्र पाठ को आसानी से समझते हैं, सीधे संपर्क में आकर सूक्ष्म चिंतन को की ओर जो है अग्रसर होते हैं, चीज़ों को जो देख करके सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है, वह क्या करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन ए दिया गया है संकेत बनाना या फिर एनकोडिंग, बी है संकेत खोलना या फिर डिकोडिंग, सी है अर्थ निर्माण, डी है अर्थ के लिए पठन। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है, वो क्या करने का प्रयास कर रही है, वो संकेत खोलना, डिकोडिंग इसका प्रयास कर रही है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों डिकोडिंग जो है सीखने के लिए बुनियादी आधारभूत कौशल, बच्चों के शब्द पहचानने की क्षमता है। जो बच्चा शब्द और उसके अर्थ को जितनी बेहतरीन से अच्छा समझ सकता है, वह संकेत खोलना या फिर डिकोडिंग के कौशल को उतनी अच्छी गति से सीख सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे किरम काटे, स्क्रिबलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है आरंभिक साक्षरता, बी दिया गया हाथ आंख समन्वयन, सी है लेखन विकास और डी है चित्रकारी सीखना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। यहाँ पे पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे किरम काटे या फिर स्क्रिबलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे, तो इसे जो है आरंभिक साक्षरता कहेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है भाषा विकास, बी है मूल्य विकास, सी है कल्पनाशीलता एवं अनुमान, डी है व्याकरणिक क्षमता का विकास। अधिगम के शुरुआती वर्षों तुकबंदियों और शिशु गीतों का उद्देश्य नहीं है, इसमें क्या है, व्याकरणिक क्षमता का विकास करना। डी वाला जो है व्याकरणिक क्षमता का विकास करना, ये जो है नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया से क्या आशय है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है और इसको मैंने डिटेल में बताया भी है। जो लोग पिछला जो है सारे शिफ्टों का पेपर जैसा कि मैंने सॉल्व करवाया है, आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा। ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों में पठन विकार, बी है संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, ये समझने में समस्या का सामना करना, सी है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या, डी है शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। यहाँ पे दोस्तों डिसलेक्सिया से क्या आशय है ये आपको बताना है। इसमें जो है ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, बच्चों में पठन विकार, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए डिसलेक्सिया में बच्चे को शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है या पठन विकार से संबंधित होती है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। डिस्ग्राफिया, जैसा कि मैंने बताया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया से यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। डिस्ग्राफिया की अगर बात करें तो डिस्ग्राफिया में बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता और डिस्कैल्कुलिया में उसे गणित में दिक्कत आती है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए जो है आप इसे अच्छे से समझिएगा कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है और कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी की अच्छी तरह से पढ़ने लगा है, अंग्रेजी को जो है अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है। ऑप्शन ए दिया गया पठन निपुणता का विकास, बी है दक्षता संवर्धन, सी है पठन का कौशल, डी है कौशल अंतरण। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी को जो है अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौशल अंतरण, जैसा कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब वह जो है अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है, अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में कौशल अंतरण प्रतिबिंबित हो रहा है। कौशल अंतरण का मतलब अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो दोस्तों किसी विषय, कार्य या फिर परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य या दूसरे विषय में सहायक होता है, तब उसे जो है कौशल अंतरण कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है समग्र भाषा उपागम, बी है शब्द विधि, सी है स्वनिम उपागम, डी है समग्र वाक्य उपागम। एक अध्यापक जो है विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशु गति, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है, तो वो जो है समग्र भाषा उपागम का अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया। क्या आप पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा। आप जो है क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, बी है लघु उत्तरीय प्रश्न, सी है पाठ से बाहर के प्रश्न, डी है खुले अंत वाले प्रश्न। तो बहुविकल्पी इसमें दिया गया है कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, तो बहुविकल्पी तो नहीं होगा, लघु उत्तरी भी नहीं होगा, पाठ से बाहर के प्रश्न ये भी नहीं है, खुले अंत वाले प्रश्न है, जिसमें बच्चा वो क्या हर बच्चे जो है खुद से लिखेंगे कि वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं। हर बच्चे की पसंद अलग होगी, नापसंद अलग होगी, तो उस तरह से हर बच्चे का जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा और वो अपनी समझ से करेगा। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से खुले अंत वाला प्रश्न और बंद अंत वाला प्रश्न जो है यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिटेल में बताया आप सभी को। और दोस्तों इससे पहले के शिफ्ट जितने भी हैं उन सारे पेपर को मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जो है सीरियल वाइज आपको सारा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी। ऑप्शन ए दिया गया प्रमाणिक सामग्री, बी है प्राकृतिक सामग्री,
सी है सृजित की गई सामग्री, डी है प्रवर्धित सामग्री। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रगति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री जो है सृजित की गई सामग्री के अंतर्गत आएगी, सृजित की गई सामग्री। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग बात करें कि सृजित की गई सामग्री क्या होती है, तो दोस्तों देखिए ये विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के ज्ञान को अपने विचारों में अभिव्यक्त करना जो है ये सृजित की गई सामग्री होती है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया गया है प्रदत्त कार्य, बी है समूह कार्य, सी है परियोजना कार्य, डी है सहपाठी कार्य। तो दोस्तों इसे जो है क्या कहेंगे? परियोजना कार्य कहेंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को नाम बताइए। ऑप्शन ए दिया गया भाषा सम्मेलन, बी है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सी है आज़ादी का अमृत महोत्सव, डी है भाषा संगम। विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को नाम बताइए। तो ये है भाषा संगम। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए दिया गया है चॉम्स्की, बी है स्किनर, सी है पियाजे, डी है वाइगोस्की। तो दोस्तों ये किसने कहा है? ये कहा है चॉम्स्की ने। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। इनके अनुसार जो है बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। स्किनर की बात करें तो इनके अनुसार जो है बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण और पुनर्बलन के परिणाम के रूप में होता है। तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन उठाए तो आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में वाक् ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है। अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? ऑप्शन ए दिया गया है स्वरगान, बी है अर्थग्राम, सी है वाक्य विन्यास और डी दिया गया है आकृति विज्ञान। जैसा कि क्वेश्चन में है कक्षा में वाक् ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है। अध्यापिका जो है किस बात पर बल दे रही है? तो ये स्वर ज्ञान पर बल दे रही है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों स्वर विज्ञान की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये जो है भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है, यह कथन सीधे सीधे किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है चॉम्स्की, बी है स्किनर, सी है जीन पियाजे, यहाँ पे जो रहेगा जीन पियाजे, डी है वाइगोस्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है जीन पियाजे। किसके द्वारा? अब भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू, ये कथन जो है सीधे सीधे किससे संबंधित है? तो ये जीन पियाजे से है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है, ये आपको जो है बताना है। इसमें है प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि, ड्रिल। बी दिया गया है प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, ड्रिल और प्रतिपुष्टि। सी दिया गया है प्रत्यक्ष बोध, ड्रिल, अनुकरण और प्रतिपुष्टि। डी दिया गया है प्रत्यक्ष बोध, प्रतिपुष्टि, ड्रिल और अनुकरण। तो यहाँ पे अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है ये आपको बताना है। तो ये है प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि, ड्रिल। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो, यही इसका क्रम जो है सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाचन यानी बोलना किसका प्रकार है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है दृश्य इंद्रिय, बी है भाषिक इंद्रिय और सी दिया गया है श्रवण इंद्रिय, डी दिया गया स्पर्श इंद्रिय। वाचन यानी बोलना किसका प्रकार है? तो दोस्तों ये जो है भाषिक इंद्रिय का है। ऑप्शन बी, जैसा कि बोलना की बात की गई है तो ये भाषिक इंद्रिय में आ गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया स्किनर, बी है जीन पियाजे, सी है चॉम्स्की, डी है वाइगोस्की। सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये किससे बताना है आप लोग भी अपने आंसर करिए। दोस्तों देखिए सार्वभौमिक की व्याकरण की अवधारणा जो है ये चॉम्स्की से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही है कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना ले। अध्यापक किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए दिया गया है कार्यात्मक उपागम, बी है संज्ञानात्मक उपागम, सी है संरचनात्मक उपागम, डी है कोश विषयक उपागम। अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही है
कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना ले। अध्यापक किससे प्रभावित है? तो ये संरचनात्मक उपागम से प्रभावित है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय वाक्यों जैसे माँ, जूता, दादी, साथ, मैं भी आदि वाक्य अभिव्यक्त करते हैं तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया गया है दो शब्दीय संक्षिप्त, बी है कूजन, सी है बबलाना, डी है रोना। तो दोस्तों देखिए, जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय वाक्यों जैसे माँ, जूता, दादी, साथ, मैं भी आदि वाक्य अभिव्यक्त करते हैं तो ये किसका उदाहरण है? ये है बबलाना का। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, बबलाना। ठीक है। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये 30 जनवरी 2023 को सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सारे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप जो है सारा शिफ्ट का पेपर ही सॉल्व कर लेंगे, चाहे 2022 का पेपर हुआ या फिर 2021 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ या ऑफलाइन जितने एग्जाम हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप एग्जाम में बैठते एग्जाम हाल में, आपको ये नहीं लगेगा कि आपके सामने कोई नया क्वेश्चन है, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो सेम टू सेम ऑप्शन के साथ जो है, सेम ऑप्शन के साथ जो है आपको देखने को मिलेंगे, उसमें कोई चेंज ही नहीं देखने को मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिले। निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? ऑप्शन ए दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान, बी है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सी है सर्व शिक्षा अभियान, डी है डिजिटल इंडिया कैंपेन। निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? तो ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष की आयु, कितना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत कूट को बनाने वाला इनकोडर है? ऑप्शन ए है प्रेषक, बी है संकेत, सी है चैनल या फिर धारा, डी है ग्रहणकर्ता। तो ये है क्या है? प्रेषक है वाला इनकोडर है, तो प्रेषक होगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूतियां, विचार हैं और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। भाषा के प्रयोग द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। इस स्थिति में भाषा का कौन सा प्रकार संलग्न है? ऑप्शन ए दिया गया है अभिव्यक्ति, बी है सूचनात्मक, सी है अंतःक्रियात्मक, डी है संरक्षण। तो इसका कौन सा प्रकार संलग्न है? तो दोस्तों ये है अभिव्यक्ति। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए दिया गया है इसमें प्रयुक्त नहीं की जा सकती, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गीत गाना, बी है कविता पाठ, सी है स्वर पठन, डी है कहानी लिखना। कौन सी तकनीक भाषा उच्चारण सिखाने के लिए, भाषा उच्चारण की बात की गई, तो दोस्तों ये तो होगा गीत गान, कविता पाठ, सस्वर पठन। कहानी लिखना यहाँ पे लिखने की बात की गई, तो ये जो है नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि बा 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 बा, इस तरह का ना 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 ना, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया गया है कूजन, बी है बबलाना, सी है रोना, डी है गति। तो ये जो है बबलाना में आएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा अधिगम सामान्यतः उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का विषय है, जिसे प्रतिरूप, अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है व्यवहारवादी सिद्धांत, बी है प्रकृतिवादी दृष्टिकोण, सी है संज्ञानात्मक सिद्धांत, डी है रचनात्मक सिद्धांत। भाषा के अधिगम सामान्यतः उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का विषय है, जिसे प्रतिरूप, अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों जो है व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें से कौन सी गतिविधि जो है पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सस्वर पठन, बी है बारीकी से पठन, सी है निष्कर्ष निकालने के लिए पठन, संक्षिप्त रूप का प्रयोग। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका सीटेट हिंदी का मॉडल पेपर। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।